बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि मैं कुरान पर हाथ रख कर कहने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा बीबी को मैंने निकाह के रोज़ देखा था। इमरान खान की तरफ से ये बयान सामने आया तो इमरान खान के मुखालफिन, जो कल तक इमरान खान के पाँव में बैठते थे, इमरान खान के जूते उठाने को सआदत समझते थे, ओन चौधरी साहब उनमें सबसे आगे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। मैं ख़ुद इमरान खान को बुशरा बीबी से मिलाने के लिए ले जाता था। उधर खबर मानिका की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या कह रहे हैं, पहले उन्होंने क्या कहा था, अब वो क्या कहते हैं। ओन चौधरी साहब ने तो ये कह दिया कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। तो जिस तरह से खबर मानिका का बयान आया, जिस तरह से ओन चौधरी साहब कह रहे हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी के तलका से हवाले से यूँ नज़र आता है कि इमरान खान वहाँ पे जाते थे। इनके बयानात को देख लिया जाए तो ये टाइम गिना करते थे। कौन? खबर मानिका साहब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और उसके साथ साथ ओन चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद होते थे। वो बात कर रहे होते थे, इमरान खान बुशरा बीबी आपस में। ये एक लड्डू बुशरा बीबी के मुंह में डालते थे, दूसरा लड्डू इमरान खान के मुंह में डालते थे। इस तरह से इनकी कुर्बत का इजहार इनकी तरफ से किया जा रहा है। ओन चौधरी ने कहा कि मैं तो बुशरा बीबी के साथ इमरान खान को मिलाने के लिए ले जाया करता था। तो यहाँ पे अल्फाज बड़े ही बुरे इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। किसी को दल्ला कह रहे हैं, किसी को बेगैरत कह रहे हैं। इनके ऐसे कंडक्ट को देखते हुए आखिरकार इनको क्या ज़रूरत पेश आ गई? इमरान खान जो बयान देते हैं उसके ऊपर इनको ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। इमरान खान अमूमन बात करते हुए नहीं कहते कि मैं कसम उठाता हूँ या मैं कुरान पर हाथ रखता हूँ। ये इमरान खान की तरफ से कहा गया। इमरान खान ने यह कहा कि उन्होंने बुशरा बीबी को निकाह वाले रोज़ देखा था। तो इस पर लोग बड़े हैरान होते हैं कि इमरान खान की तो कई मुलाकातें हुई। इमरान खान उनके घर जाते रहे, वो इनके घर आती रहीं। ये से पहले भी, निकाह से पहले भी ये बातें सामने आ चुकी थी। तो इमरान खान ने यह कहा है कि मैंने बुशरा बीबी का चेहरा, बुशरा बीबी को मैंने निकाह के रोज़ देखा था। बुशरा बीबी आज भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाने के बाद वो खातून अव्वल रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना निकाब कभी नीचे नहीं किया। तो इमरान खान इस हवाले से सच कह रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी को निकाह के रोज़ देखा था, उनका चेहरा देखा था। उससे पहले इमरान खान की मुलाकातें होती रहीं, इमरान खान उनके घर जाते रहे या ये इमरान खान के घर आती रहीं, जैसा कि खबर मानिका साहब दावा करते हैं। ये हो सकता है कि उनके दावे इस हद तक दुरुस्त हों कि इमरान खान की मुलाकातें होती रही हों बुशरा बीबी के साथ, लेकिन उन्होंने नकाब अपना नीचे ना किया हो। तो ओन चौधरी साहब का जो दावा है, तो इस बारे में क्या कह सकते हैं? वो इतने अगर बावफा होते तो इमरान खान को छोड़कर क्यों चले जाते? बहरहाल ये उनकी अपनी मर्जी है, ये उनकी अपनी सियासत है। इमरान खान की तरफ से बुशरा बीबी के हवाले से जो कुछ कहा गया और उन्होंने ये कहा कि मैं कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, कुरान उठाकर कहने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा बीबी को मैंने पहली मर्तबा उनका चेहरा निकाह के रोज़ देखा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस बारे में झूठ बोल रहे होंगे। इंतखाबात का ढोल बज रहा है, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन इंतखाबात का माहौल क्या है वो सबके सामने है। किस तरह के इंतखाबात होंगे अभी से नज़र आ रहा है कि नफ़रतें कैसे कैसे उग रही हैं, उठ रही हैं, पनप रही हैं, बढ़ रही हैं सियासी पार्टियों के माबैन। और इमरान खान का, उनकी पार्टी का वो भी पता है कि किस तरीके से उनको डील किया जा रहा है। तो इंतखाबात हो जाएं, अगर यही रविश जारी रही, जिस तरह के इंतखाबात होंगे, जिस तरह से नफ़रतें बढ़ रही हैं, कि जिस तरह से एक पार्टी को फैसिलिटेट किया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो खुलकर कहा जा रहा है कि हमारी बात हो गई है, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो फिर ऐसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत में क्या क्या भूचाल उठेंगे, ज़लज़ले आएंगे। पाकिस्तान एक बार ऐसे इंतखाबात का खमियाजा भुगत चुका है। 1970 में इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान जो दुनिया की उस वक़्त 5वीं बड़ी रियासत थी, अजीम रियासत थी, वो टूट गई थी सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात की वजह से। तो अगर उसी तरह के इंतखाबात होने हैं तो फिर ऐसे इंतखाबात से चुप भली, ऐसे इंतखाबात की फिर ज़रूरत नहीं है। हामिद मीर साहब ने गुज़श्ता रात कैपिटल टॉक प्रोग्राम नहीं किया,
हामिद मीर साहब इस प्रोग्राम से आउट हो गए, मोहम्मद जुनैद इन हो गए। पहले भी हामिद मीर साहब कैपिटल टॉक से अलग हो गए थे, अलहदा हो गए थे, या उनको अलहदा कर दिया गया था। एक मौके पर उसामा गाजी जब प्रोग्राम करते रहे, अब इन हुए हैं मोहम्मद जुनैद कि वो भी अच्छे तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि हामिद मीर का यही प्रोग्राम एक और एंकर की तरफ से भी किया गया था, उनका नाम शायद सरवर इस तरह का कोई नाम था, मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा। उन्होंने भी बहरहाल प्रोग्राम अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, लेकिन कैपिटल टॉक प्रोग्राम हामिद मीर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये बात भी ऐसे ही बारसबिल तज़किरा मैं कर देता हूँ। हामिद मीर साहब कई साल पहले प्रोग्राम करते थे तो बताया करते थे हामिद मीर कैपिटल टॉक के साथ हाजिर है। तो मैंने हामिद मीर साहब को एक मैसेज किया था, मैंने कहा कि हामिद मीर साहब व्हाट्सएप पर कि आप बड़े मारूफ एंकर हैं तो अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि फिर हामिद मीर साहब की तरफ से कभी अपना तारफ़ नहीं करवाया गया। बहरहाल ये तो जुमला मुतरज़ा था। हामिद मीर को अगर ऑफ एयर किया गया है तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो हामिद मीर को कह दिया गया कि आपने प्रोग्राम नहीं करना, जिस तरह के वो प्रोग्राम कर सकते थे। दूसरा, हामिद मीर को ये कहा गया होगा कि ये लाइन इख्तियार करनी है, ये लाइन आपने छोड़ देनी है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो हामिद मीर को कहा गया कि ये लाइन आपने इख्तियार करनी है, तो वो हामिद मीर लाइन इख्तियार नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए थी। इस बुनियाद पर अगर उनको प्रोग्राम छोड़ना पड़ा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक किया उन्होंने। लेकिन अगर उनको ये कहा गया था कि ये लाइन छोड़ दें तो वो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने नहीं छोड़नी, तो मैं समझता हूँ कि फिर हामिद मीर साहब ने अपने साथ, अपने नाज़रीन के साथ ज़्यादती की है। क्योंकि जब उनको कहा जा रहा है कि आप ये लाइन छोड़ दें तो फिर उनको वो लाइन छोड़ देनी चाहिए थी। तो इससे कोई हर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं, आपके पास बेहतरीन अल्फाज होते हैं, आप अपनी बात जितनी भी सख्त हो अच्छे अल्फाज में वो कर सकते हैं। जब आप ऑफ एयर हो जाते हैं तो फिर आप अपनी बात नहीं कर सकते। हमने पहले भी एक वीडियो में ये बात की थी कि नजम सेठी साहब, मियां नवाज शरीफ के साथ उनके बड़े इख्तलाफात थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ से कहा था कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ बनाए गए थे, मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी बड़ी अलैक चलैक हुआ करती थी और उसके बाद फिर हालात बदले। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से कहा गया कि मियां साहब ऐसे नहीं होता। मियां नवाज शरीफ साहब जिस बंदे का कोर्ट मार्शल करवाना चाहते थे उनको किस तरह से उठाया गया था। घर में वो अपने बेडरूम में थे, अंडरवियर में थे, कच्छे में थे, तो उनको उसी हालत में उठा लिया गया था। तो मियां नवाज शरीफ साहब और नजम सेठी साहब के माबैन अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितने इख्तलाफात थे। नजम सेठी बेचारे के क्या इख्तलाफात होने थे, मियां नवाज शरीफ साहब को उनकी कोई बातें पसंद नहीं होंगी। तो फिर हमने ये देखा कि वही नजम सेठी जिनको मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा पीसीबी का चेयरमैन बनाया और अपने करीब ऐसे रखा कि लंदन की समंदरी लहरों पर, ये कश्ती पर एक साथ बैठे हुए गुनगुनाते हुए नज़र भी आए। बात हमने की कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ और नजम सेठी साहब एक दूसरे के मुखालिफ थे और फिर उनके दरमियान जो कुर्बतें हुई वो भी आपके सामने हैं। बात हम यहीं पे ख़त्म करेंगे कि हामिद मीर साहब का प्रोग्राम बंद किया गया। अगर उनको डिक्टेशन दी जा रही थी कि ये लाइन आपने लेनी है, वो हामिद मीर ने लाइन नहीं ली, तो बहुत अच्छा किया। अगर ये कहा जा रहा था कि ये लाइन छोड़नी है तो फिर हामिद मीर साहब को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए था। तो कल हालात बेहतर होते हैं तो फिर हामिद मीर का प्रोग्राम शुरू होने में भी हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना लग जाएगा। अगर आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो जैसे ही हालात आपको साजगार नज़र आते, जो लाइन आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा था वो आप दोबारा से उसी वक्त ले सकते थे। उधर दानियाल अजीज़ मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो कुछ कह रहे हैं वो एक इंतहा पर चले गए हैं। हसन इकबाल पर वो इल्ज़ामात लगा रहे थे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से भी उन्होंने वही बात की जो जनाब अताउल हक कासमी साहब कर चुके हैं। अताउल हक कासमी साहब ने एक मौके पर कहा था कि मरियम औरंगज़ेब दुनिया की सबसे झूठी खातून है। यही कोई दानियाल अजीज़ ने भी कहा था। दानियाल अजीज़ ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। अगर वो इल्ज़ाम सच साबित हो जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नून क्या करेगी। उन्होंने कहा है कि महंगाई हुई नहीं थी, महंगाई की गई। बहुत बड़ा फ़र्क है महंगाई का हो जाना रूटीन में, लेकिन महंगाई का करना। जो बंदा महंगाई करता है उसका एक माइंड सेट होता है, उसको कहीं से डिक्टेशन दी जाती है, उसके कोई मकासद हो सकते हैं। वरना तो पाकिस्तान में कौन बंदा चाहता है कि महंगाई की जाए।
لیکن مہنگائی کرنے کے کوئی مقاصد تھے، مقاصد ہو سکتے تھے۔ احسن اقبال صاحب کی طرف سے اگر مہنگائی کی گئی ہے جان بوجھ کے، تو پھر ان کے لیے اس سوال کا جواب دینا بہت ہی مشکل ہوگا۔ ہمیں یاد ہے کہ مصدق ملک صاحب 2013 میں ان کو نگران وزیر بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، مئی میں انتخابات ہونے تھے، تو مئی میں بہت زیادہ مزید زیادہ لوڈ شیڈنگ کی گئی، تو سارے کا سارا ملبہ پچھلی حکومت پر پڑا اور انتخابات میں فائدہ مسلم لیگ نون کو ہو گیا، مسلم لیگ نون جیت گئی، پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا۔ اور اس کے بعد پھر مصدق ملک کو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنے قریب لایا گیا، وہ وزیر بنے، تو آج کل وہ سینیٹر بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر مہنگائی کی گئی تو خاص مقصد کے لیے مصدق ملک نے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی تھی، تو اسی طرح سے اگر احسن اقبال صاحب کی طرف سے مہنگائی کی گئی ہے تو پھر ان کے کیا مقاصد ہو سکتے تھے؟ کیا مسلم لیگ نون کو انہوں نے اتنا زیادہ ذلیل و رسوا کرنا تھا؟ آگے انتخابات بھی آنے والے تھے، انتخابات مسلم لیگ نون جلد کروانا چاہتی تھی، لیکن محض اس لیے نہیں کروائے گئے کہ پاکستان میں ان کی طرف سے جس طرح سے حکومت کی گئی، جس طرح سے مہنگائی ہوئی، جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، خصوصی طور پر جس طرح سے مہنگائی نے عام آدمی کا جینا دشوار کر دیا تھا، تو مسلم لیگ نون انتخابات میں جانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تو احسن اقبال کو کس کی ڈکٹیشن تھی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ انہوں نے مہنگائی کی، یہ دانیہ العزیز کی طرف سے کہا گیا ہے۔ عاصمہ شیرازی کے حق میں ایک فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، محسن اختر کیانی جج ہیں، انہوں نے کہا کہ ARY پر ان کے خلاف جو خبر چلتی رہی وہ غلط خبر تھی، اس سے ان کی بدنامی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 50,000 روپے جرمانہ ادا کرے ARY ان کو، اگر یہ حد کی عزت کا دعویٰ کرنا چاہتی ہیں تو پھر تو کروڑوں روپے ARY کو دینے پڑیں گے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ARY ان سے معافی مانگے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ عامر میر اور عمران شفقت نے عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں، بشرا بی بی کے بارے میں کچھ بہت ہی زیادہ غلط، گھٹیا اس کو کہا جا سکتا ہے، اس طرح کے ویلا کیے تھے، اس طرح کے پروگرام کیے تھے۔ ان دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی رہائی تو ہو گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ میں اس بارے میں جو ریمارکس دیے گئے تھے وہ کوئی ان دونوں کے بارے میں پازیٹیو نہیں، کیونکہ انہوں نے بشرا بی بی کی جس طرح سے کردار کشی کی تھی، ان دنوں عمران خان کی حکومت تھی، تو سپریم کورٹ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ان لوگوں کے بارے میں ARY نے کہہ دیا کہ عاصمہ شیرازی، انہوں نے بھی عاصمہ شیرازی بھی عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کیا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جادوگرنی وغیرہ اور اس طرح کے دیگر بھی باتیں انہوں نے اس میں کی تھی، کچا گوشت چھت پر رکھ دینا، اس طرح کی باتیں عاصمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے بھی کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آئے تھے تو اس کو ARY کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا، عمران شفقت اور عامر میر صاحب کا معاملہ تھا، معاملہ ان کا تھا، ARY نے منطبق کر دیا اس کو عاصمہ شیرازی صاحبہ پر بھی، تو اس پر پھر محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بہرحال عاصمہ شیرازی صاحب اس معاملے میں سرخرو ہو گئی ہیں۔ ARY کی طرف سے اگر عاصمہ شیرازی کی کردار کشی کی گئی ہے تو یہ قابل مذمت اقدام ہے۔ عاصمہ شیرازی ہو یا کوئی بھی ہو، آپ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کریں یا اس کی حمایت کریں وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح سے کردار کشی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔